Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Climax Sparkle and today is the day 3 of our pharmacology course. तो आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फाइबर्स हैं वो हमारे पास अराइज होते हैं फ्रॉम थोरेसिक एंड लंबर स्पाइनल कॉर्ड. इसके अलावा जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके फाइबर अराइज होते हैं थ्रू क्रेनियल एंड सैक्रल रीजन. अच्छा, अब सारे के सारे जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं ये हमारे पास बीच में बनाते हैं एक साइनैप्स, ठीक है. और इसीलिए जो है वो हम इन फाइबर्स को डिवाइड करते हैं इनटू प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं. इसके बाद ये बीच में जो है वो बनता है हमारा साइनैप्स गैंग्लिया के अंदर, और देन हमारे पास ये आता है यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और देन ये जो है हमारे पास आता है इफेक्टर, ठीक है. तो इन फाइबर्स को इसीलिए हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो सिंपैथेटिक में भी होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में भी होते हैं. अगर न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्री गैंग्लियोनिक है और पोस्ट गैंग्लियोनिक है दोनों के अंदर एक ही न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है, दैट इज एसिटाइल कोलिन. फिर अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक में हमारे पास एसिटाइल कोलिन होता है सिंपैथेटिक के अंदर, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर हमारे पास होता है एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं प्री साइनेप्टिक फाइबर और पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर की लेंथ की. अगर हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम है तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के इक्वल होगा, या फिर ये पोस्ट साइनेप्टिक जो हमारे पास फाइबर है ये हमारे पास लॉन्गर होगा देन प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है. ये हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की. इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की तो इसके अंदर जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये हमारे पास लॉन्गर होगा, ठीक है. ये हमारे पास लॉन्गर होगा, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये हमारे पास शॉर्टर होगा और ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन के करीब होगा, ठीक है. मतलब कि ये जो गैंग्लिया है ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन के करीब होगा. पोस्ट साइनेप्टिक जो फाइबर है ये हमारे पास शॉर्ट होगा और प्री साइनेप्टिक फाइबर जो है ये हमारे पास लॉन्ग होगा. इसके अलावा अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं इन द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलिन. अब एसिटाइल कोलिन जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर पर, ठीक है. सिंपैथेटिक की हम बात कर रहे हैं. सिंपैथेटिक के अंदर जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है इसमें एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है इसमें प्रेजेंट होता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है. इसके बाद अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर दोनों फाइबर्स पर एक ही न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन. और इसी जो है मैकेनिज्म के तहत हम जो है ड्रग्स को भी क्लासिफाई करते हैं. लाइक जो ड्रग्स हमारे पास एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन की इन्वॉल्वमेंट होती है जिन ड्रग्स में, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंपैथेटिक ड्रग्स हैं. लाइक मतलब कि एपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर है या नॉन एपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर है इस पर जो ड्रग आकर बाइंड करती है तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंपैथेटिक ड्रग्स हैं. इसके अलावा जो ड्रग्स हमारे पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पर आकर बाइंड करती है उनको हम कहते हैं कि ये पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स हैं. हमारे पास एएनएस की अगर ड्रग्स की बात करें सो दे आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर of two types. One type is cholinergic drugs and the other type is adrenergic drugs. तो cholinergic drugs act on the receptors of acetylcholine, ठीक है. और ये ड्रग्स क्या करेंगी, अगर ये एगोनिस्ट होंगी तो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी या उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगी. अगर ये ड्रग्स जो है वो एंटागोनिस्ट होंगी तो एसिटाइलकोलिन की जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देंगी, ठीक है.
यानी कि ये ड्रग्स जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को या तो एक्टिवेट करेंगी या तो डीएक्टिवेट करेंगी। फिर अगर एड्रेनर्जिक ड्रग्स की बात करते हैं तो ये ड्रग्स जो हैं हमारे पास एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन के रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं। दैट्स मीन कि ये हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को या तो एक्टिवेट करेंगी अगर हम एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर हम एंटागोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये ड्रग्स इस जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको डीएक्टिवेट कर देगी। फिर अगर हम बात करते हैं सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शंस की, तो अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट होता है इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसका मतलब ये है कि इंसान किसी न किसी थ्रेटनिंग कंडीशन में होगा, किसी न किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होगा, जब उसका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रेस्ट एंड डाइजेस्ट मैकेनिज्म, या फिर ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है वो एक्टिवेट होता है। अब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि किसी ने जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है कि वहाँ से वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई जो है वो लाइन देख लिया है और वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से वो भागेगा, तो भागने के लिए उसकी जो हार्ट है, उसका जो हार्ट है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पर ये स्टिमुलेट होगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो है वो डिप्रेस रहेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हार्ट जो है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा। जबकि यहाँ पर सिम्पैथेटिक में इसको अपना जो वर्क है वो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बाद लंग्स की अगर बात करें तो सिम्पैथेटिक में जो है लंग्स डायलेट होंगे, ब्रोंकाई डायलेट होंगे, क्योंकि जो पर्सन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो है वो डायलेशन होगी और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। देन अगर हम डाइजेशन और यूरिन आउटफ्लो की बात करें तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो सिम्पैथेटिक में डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें वहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हार्ट जो है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करें, लंग्स जो हैं वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करें। डाइजेशन और यूरिनेशन जो है वो उस वक्त की प्रायोरिटी नहीं है, तो इसलिए ये डिक्रीज़ होंगे और पैरासिम्पैथेटिक में ये इंक्रीज़ होंगे। प्यूपिल की अगर बात करें तो विजन को ज़्यादा क्लियर करने के लिए प्यूपिल यहाँ पर डायलेट होगा और यहाँ पर जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। सिक्रीशन की बात करें तो सारी सिक्रीशंस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी एक्सेप्ट स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग यहाँ पर इंक्रीज होगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सारी सिक्रीशन सलाइवेशन वगैरह जो है वो इंक्रीज होंगी। अब हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस में सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जो कोलिन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर से जो है वो इंट्रा सेलुलर ट्रांसफ़र होता है, और ये स्टेप जो है ये एक एंजाइम इनहिबिट करता है या कंट्रोल करता है। तो दिस स्टेप कैन बी इनहिबिटेड बाय हेमिकोलिनियम। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है वो इसकी ट्रांसफ़र को इनहिबिट कर सकता है। बहरहाल ये जो है कोलिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर ट्रांसफ़र होता है, देन ये रिएक्ट करता है विथ एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ, और यहाँ पर जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराता है एंजाइम ये है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम जो है इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है, इसके बाद इसकी सिंथेसिस हो जाती है एसिटाइल कोलिन की और ये स्टोर हो जाता है वेसिकल के अंदर जाके। देन हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो अब क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज होना होता है। तो एसिटाइल कोलिन कैसे रिलीज होता है कि जब भी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है, अब ये इस तरीके के वेसिकल के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये जो है ये सेल है, सेल के अंदर जो है ये वेसिकल है, वेसिकल के अंदर जो है वो एसिटाइल कोलिन स्टोर हुआ है। अब जब भी हमारे पास इस सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल की वजह से ये वेसिकल जाके मेम्ब्रेन पर जो है वो अटैच हो जाएगी और यहाँ से फिर ये रिलीज हो जाएगी, मतलब यहाँ से ये जो है एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगी।
फिर रिलीज होने के बाद जो एसिटाइल कोलिन हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर उसका रिसेप्टर मौजूद होता है, उस पर जाकर जैसे ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पर हमारे पास वेसिकल है, वेसिकल जो है वो मेम्ब्रेन से फ्यूज हुई, इसने एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया, ये साइनेप्स के अंदर आया एसिटाइल कोलिन, और देन यहाँ पर ये आके बाइंड करेगा पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पर और अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन की। तो सबसे पहले हमारे पास जो टायरोसिन होता है वो हमारे पास ट्रांसफ़र होता है इनटू द इंट्रासेलुलर, और ये हमारे पास किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम यहाँ पे जो है वो मौजूद होता है जो इसकी ट्रांसफ़र करवाता है। देन इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डोपा डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एनालिन के अंदर। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है इनटू डोपामीन बाय एंजाइम एल अमाइनो एसिड डीकार्बोक्साइलेज। देन ये कन्वर्ट होता है हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन के अंदर। नॉर एपिनेफ्रीन से जो कन्वर्जन है एपिनेफ्रीन की वो एड्रेनल मेड्यूला में होती है। अब जब हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन स्टोर हो जाता है इनटू द वेसिकल, ये इसकी सिंथेसिस होने के बाद ये स्टोर हो जाता है इनटू द वेसिकल, और सेम जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज का मैकेनिज्म है उसी तरीके से ये रिलीज होता है। अब रिलीज होने के बाद क्या होगा, रिलीज होने के बाद तीन जो है वो इसके फेट्स हैं। या तो ये रिलीज होने के बाद जब पोस्ट साइनेप्टिक, ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक था जहाँ पे ये रिलीज हुआ, देन हमारे पास साइनेप्स आया, उसके बाद यहाँ पर ये रिसेप्टर है, यहाँ पर ये जाकर बाइंड होगा। एक तो फेट ये है कि ये यहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगा, दूसरा ये है कि साइनेप्स के अंदर जो है वो इसकी कंसंट्रेशन अब जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो क्या होगा कि ये मेटाबोलाइज हो जाएगा बाय एंजाइम। एंजाइम यहाँ पर नॉर्मली जो होते हैं वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज होते हैं, जिससे ये मेटाबोलाइज होता है। इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम होता है वो होता है हमारे पास कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इन दो एंजाइम्स की ज़रिए ये मेटाबोलाइज हो जाता है। और तीसरा फिर इसका ये होता है कि ये दोबारा से रीअपटेक होना शुरू हो जाता है इनटू द प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर पर, ये बाइंड होता है, नेगेटिव फीडबैक देता है एक तरह से, और जो फर्दर रिलीज होती है नॉरएपिनेफ्रिन की वो स्टॉप हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। मिमेटिक मीन्स कि मिमिक करना, ठीक है। तो सिम्पैथोमिमेटिक मीन्स कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये मिमिक करेंगी ड्रग्स, ठीक है। मतलब कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करेंगी। तो इसमें जो है वो सबसे पहले क्या होता है कि ये इसमें दो कैटेगरीज है, एक होती है कैटिकोलामीन्स और दूसरी होती है नॉन कैटिकोलामीन। ठीक है, एक होती है कैटिकोलामीन और दूसरी होती है नॉन कैटिकोलामीन। अब जो कैटिकोलामीन हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपाउंड्स हैं और इनकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि ये MAO यानी मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो मैंने आपको बताया मेटाबोलाइज करता है, उससे मेटाबोलाइज हो जाती हैं, या फिर ये COMT यानी कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज से मेटाबोलाइज हो जाती हैं। जो नॉन कैटिकोलामीन्स हैं ये इतनी जल्दी जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होती, और ये लॉन्ग मतलब अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कैटिकोलामीन्स में जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन, डोब्यूटामीन, ठीक है। और जो नॉन कैटिकोलामीन है उसके अंदर हमारे पास ड्रग्स आती हैं फिनाइलेफ्रीन, सैलब्यूटामॉल, मेथोक्सामीन, ये वाली जो सारी ड्रग्स हैं ये नॉन कैटिकोलामीन्स में आती हैं। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की। ड्रग पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन से रिसेप्टर्स हैं और कौन से रिसेप्टर की कौन सी लोकेशन है और क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा-1 रिसेप्टर की। अल्फा रिसेप्टर जो है वो दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, अल्फा-1 और अल्फा-2, ठीक है। तो अल्फा-1 रिसेप्टर जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और अल्फा एड्रिनर्जिक एक्टिविटी को जो है वो मीडिएट कर रहा होता है। अब अल्फा-1 रिसेप्टर की एक्टिवेशन क्या होता है, ये जो है जी प्रोटीन रिसेप्टर है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके का ये रिसेप्टर है, ये प्रेजेंट है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। फिर जो है ये यहाँ से आकर बाइंड करता है, तो ये क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये हमारे पास 2 सेकंड मैसेंजर्स जनरेट करता है, दैट इज DAG एंड IP3। IP3 क्या करता है कि कैल्शियम की इन्फ्लक्स को इंक्रीज करता है और जो है
DAG क्या करता है, ये अदर प्रोटीन्स को जो है वो एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरीके से अल्फा 1 अपना जो एक्शन है, एड्रिनर्जिक एक्शन, उसको मीडिएट करता है। अल्फा 2 क्या करता है, अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है थ्रू वेसिकल, देन साइनेप्स आता है, देन हमारे पास आता है पोस्ट साइनेप्टिक। तो अल्फा जो 1 है वो पोस्ट साइनेप्टिक पे है और अल्फा 2 जो है ये प्री साइनेप्टिक पर है। जब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो ये जाकर दोबारा से प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 पर बाइंड करेंगी और इसके जो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इनहिबिट कर देंगे। अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे पास वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, माइड्रियासिस करवाते हैं यानी कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल, और इसके अलावा अल्फा 2 रिसेप्टर जो है ये हमारे पास इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑफ मतलब नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को इनहिबिट करती है। ठीक है, ये अल्फा 2 रिसेप्टर जो है। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन की इनहिबिशन भी करवाता है ये, और इसके अलावा इंसुलिन के रिलीज को भी इनहिबिट करता है अल्फा 2। ठीक है, इसका मतलब प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर पर ही इसका रोल है। फिर इसके बाद बात करते हैं बीटा रिसेप्टर्स की। बीटा रिसेप्टर्स भी जो है वो दो तरह के होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो हार्ट पर प्रेजेंट होता है और किडनी पर प्रेजेंट होता है। हार्ट पर प्रेजेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, और किडनी पर प्रेजेंट होता है तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। बीटा 2 रिसेप्टर जो है ये हमारे पास लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं। रिसेप्टर्स के फंक्शन आप इस तरीके से भी इजीली याद रख सकते हैं कि कौन सा रिसेप्टर कौन से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। लाइक बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो हार्ट और किडनी पर प्रेजेंट है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कौन सी जो है वो कौन से फंक्शंस जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। किडनी जो है ये रेनिन का रिलीज यहाँ पर इंक्रीज करेगा बीटा 1, तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी। जो जो भी हमारे पास फंक्शन सिंपैथेटिक के थे तकरीबन वही फंक्शंस जो है वो हमें रिसेप्टर्स में याद करने हैं। फिर इसके बाद जो है बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो हमारे स्केलेटल मसल्स पे भी प्रेजेंट होता है और वहाँ पर भी ये डायलेशन करवाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो स्केलेटल मसल को जो है वो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो स्केलेटल जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। और बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो हार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हार्ट के अंदर डायलेशन करवाता है। जिस तरीके से अल्फा 1 और अल्फा 2 का अलग अलग काम था ना, एक पोस्ट साइनेप्टिक पे था, एक प्री साइनेप्टिक पे था, तो इसी तरीके से बीटा 2 जो है वो प्री साइनेप्टिक पर प्रेजेंट होता है और ये जो है हार्ट को मतलब एक तरह से रिलैक्स करवाता है, डायलेट नहीं बोलेंगे, रिलैक्सेशन करवाता है। ठीक है, और जो बीटा 1 है हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। के अलावा जो अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर लिवर पर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर जो लिवर पर प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास इंक्रीज करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगी जिसमें इनकी लोकेशन और इसके फंक्शंस जो है वो मेंशन्ड है ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा ड्रग्स को शुरू करेंगे और ड्रग्स की जो है ड्रग्स की डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। तो डे 3 का आपका असाइनमेंट ये है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है विद योर नेम एंड रोल नंबर। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट ऑन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो एक रिसेप्टर जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक पे प्रेजेंट होता है, एक रिसेप्टर जो है वो प्री साइनेप्टिक पर प्रेजेंट होता है। तो जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसका क्या रोल है ये आपको बताना है। 2 से 3 लाइन का शॉर्ट आंसर ही आपको बताना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और रोल नंबर जो है वो मेंशन करके अपने क्वेश्चन का जो है वो आंसर वहाँ पर मेंशन कर देंगे। और लास्ट में जो है वो अटेंडेंस, क्विज और असाइनमेंट्स जो है इन्हीं से आपकी इवैल्यूएशन होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।